अ, आ चुके हैं, मैं उनका स्वागत करती हूँ और उनको धन्यवाद देती हूँ कि उनने इतना उनका जो बिज़ी शेड्यूल था उसमें समय निकाल के हमारे लिए क्लास लेने के लिए तैयार हुए। मैम की खुद ऑलरेडी ऑनलाइन क्लासेस बहुत चलती हैं और इनकी ख़ासियत ये है कि ये गिरीश कर्नाड सर के ऊपर ऑलरेडी रिसर्च कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया तरीके से या बहुत बेहतर तरीके से आज हम गिरीश साहब को कुछ जान पाएँगे। उनके नाटक लेकर उनके नाटक के जो पात्र है या जो संदर्भ है, उनको लेकर हम कुछ नया सुनेंगे, कुछ नया जानेंगे। तो मैम आपका स्वागत है। हम लोग सब यहाँ पर हाज़िर हैं। आप क्लास ले सकते हैं। सभी को मेरा नमस्कार और मैं विशेष रूप से आभारी हूँ गीतांजलि जी का, जिन्होंने आज कुछ इतने बड़े नाटककार के बारे में कहने का ये अवसर दिया है। और एक बात ये बताना चाहूंगी, ये शोध नहीं है, ये पुस्तक लिख रही हूँ। मेरे ख्याल से बहुत सारे शोध हुए हैं, कन्नड़ में भी हुए हैं, अंग्रेजी में हुए हैं और हिंदी में भी हुए हैं उन पर शोध, गिरीश कर्नाड जी पर। तो ये एक पुस्तक ऐसा लाना चाह रही हूँ जिससे सभी के लिए एक संदर्भ ग्रंथ बन सके। और इसी बीच गीतांजलि जी से परिचय हुआ है और ये एक संयोग ही है जिसके कारण कुछ जानकारी जो आप पहले से जानते भी हैं और कुछ इसमें जोड़ूंगी मैं, और ये पूरा विवरण हम लोग जानेंगे। गिरीश कर्नाड, जब हम ये नाम उच्चारण करते हैं या पढ़ते हैं तो हमारे जहन में दो आकृति उभरती है। एक लेखक नाटककार गिरीश कर्नाड और एक अभिनेता रंग निर्देशक गिरीश कर्नाड। इन दोनों ही आकृतियों में के बनने के पीछे एक परिवेश है और एक संस्कार है जिसके द्वारा वे इस मुकाम तक पहुंच पाए और हम उनके नाटकों को पढ़कर, देखकर लाभान्वित होते रहते हैं और सीखने की कोशिश करते रहते हैं। मुझे लगता है जिस तरह से हम हिंदी साहित्य में छायावाद के 4 स्तंभों को हमेशा याद करते हैं या उनको संदर्भ में लेते हैं जब भी हिंदी साहित्य की बात होगी, प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा, उसी तरह से नाटक में यदि मैं कहूं कि 4 स्तंभों में से ये एक हैं, जैसे कि हमारे विजय तेंदुलकर जी, बादल सरकार जी, मोहन राकेश जी और गिरीश कर्नाड जी। जब भी नाटकों की बात होगी, रंगमंच की बात होगी, तो ये चारों जरूर हमारे आसपास रहेंगे, क्योंकि ये थोड़े बहुत जूनियर सीनियर लेकिन समकालीन रहे और इन्होंने कुछ नया नव्य प्रयोग, जिसको कहा गया यहाँ कन्नड़ साहित्य में नव्यता कहा जाता है, तो नए प्रयोग किए इन्होंने। और जो हमारे समाज में, व्यक्ति में जो संगतियां हैं, विसंगतियां हैं, उनको एक अलग ढंग से देखने की वैचारिकता प्रदान की, एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के द्वारा हमारे सामने उन्होंने प्रस्तुत किया। तो गिरीश कर्नाड को जानने के लिए थोड़ा सा मैं कन्नड़ रंगमंच के बारे में थोड़ा सा बहुत संक्षिप्त में बताऊंगी और फिर उनके जीवन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे और फिर लेखन के बारे में, क्योंकि एक व्यक्तित्व का जो उसका जो एक ऑरा होता है वही हमें प्रभावित करता है। लेखन और उसके ये कितना मिलती है। तो हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे नाट्य शास्त्र के जनक हैं भरत मुनि, और उन्होंने काव्येषु नाटकम रम्यम कहा। एक समय था जो समाज की सारी अभिव्यक्ति काव्य रूप में होती थी, सुनते थे हम, श्रुति विधि थी, केवल श्रवण था और कहना था। बाद में लिपियां आई और उसमें
लिखी गई और रखी जाने लगी, वरना एक मुंह से दूसरे मुंह सुन सुनकर और सुन सुनकर परंपराएं और संस्कार और समाज के सारे जितने भी कथाएं होती थी वो हस्तांतरित कहूंगी तो ये कहूंगी कि खांतरित होती थी और इसी तरह से सीख भी मिलती थी। तो जब हम ये बात करते हैं कि यह हमारे जीवन का एक अंग बना, ये जो काव्य नाटक के रूप में, मुझे लगता है कालिदास बड़े नाटककार के रूप में जाते हैं संस्कृत अगर विषय में जाएंगे तो, और उन्होंने भी जो है वो नाटक ही है, और अभिज्ञान शाकुंतलम को कौन भूल सकता है। और मुझे याद आता है इन नाटकों के बारे में जब हम बात करेंगे, मुझे लगता है कि मेरी बहुत पहले की पीढ़ी ने भी अभिज्ञान शाकुंतलम खेली होगी, और मैंने भी अपने कॉलेज के समय में मुझे याद है ये 88 और 89 का समय था, और बीएचयू में ये नाट्योत्सव आयोजन किया गया था और दलाई लामा चीफ गेस्ट थे और ये सारे लोग आए हुए थे वहां पर, और उसमें मैं उसके जो संगीत और पटकथा का जो टीम था उसमें मैं थी, एक्टिंग में तो नहीं थी लेकिन उस टीम में थी जो अभिज्ञान शाकुंतलम खेला गया था। तो एक छोटी सी जानकारी दूंगी कि विलियम जोन्स नाम के एक व्यक्ति ने 1789 में पहली बार अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किया, और उसमें यह अवसर मिला विभिन्न भाषाओं में पूर्व की चीजों को ले पाते हैं, कितना हम ले पाते हैं ये हमारे अध्ययन का विषय है, कि हम कितना पीछे जा करके और ढूंढ पाते हैं कि किसी भी चीज का सूत्रपात कहाँ से हुआ है। तो जहां तक हम जा पाते हैं वहां से हम लेते हैं, जहां से हमको लेने की जरूरत है वहां से हम लेना शुरू करते हैं। कर्नाटक में, कन्नड़ साहित्य में नाटक की बात करूं तो यहाँ दो तरह की नाट्य शैलियां बहुत प्रसिद्ध रही हैं, जिसे मैं कहूंगी कि एक तो कृष्ण पारिजात खेला जाता था, कृष्ण की जो कथाएं थी वो खेली जाती थी, और एक यक्षगान, यक्षगान के द्वारा तमाम रामायण और महाभारत के पात्रों को खेला जाता रहा है। ये लोक नाट्य शैलियां हैं और यही ज्यादातर रूप से प्रचलित रही, लेकिन 1930s के आसपास, 30 के दशक के आसपास अगर हम देखें तो बहुत सारे अंग्रेजी, बंगला, मराठी कहानियों को और नाटकों को अनुदित करके कन्नड़ में खेलने का प्रयास होने लगा। इस परिप्रेक्ष्य में मैं कहूंगी बी पुट्टस्वामैया एक ऐसे नाटककार रहे, रंग निर्देशक रहे, जिन्होंने ये इतिहास स्थापित किया 30s में पहले ही और आसपास, और उन्होंने कुरुक्षेत्र एक नाटक लिखा और ये मंचन हुआ 30 के आसपास की बात है, और उसके बाद तो ये लेगेसी चल पड़ी। और मैं कुछ नाटककारों के बारे में भी कहना चाहूंगी। कुवेम्पू हमारे बड़े पुराने कवि, वरिष्ठ कवियों में आते हैं, बड़े कवियों में आते हैं, केवी पुट्टप्पा उनका नाम है, और इसके अलावा टी.पी. कैलासम और श्री रंग, जिनका पूरा नाम है आरवी जागीरदार, ये बड़े रंग निर्देशक भी रहे, लोकप्रिय नाटककार रहे। कत्तले बेड़को, हरिजनवार, ये सारी 30s और 40s में ये सारे नाटक आए और मंचित होने शुरू हो गए थे। कुछ 2-4 नाम और लूंगी कन्नड़ साहित्य के नाटककारों की, जिनमें गिरीश कर्नाड के समकालीन भी हैं। इनमें वासुदेवाचार्य कैरूर, ये बड़े वरिष्ठ रहे, पर्वतवाणी, श्रीनिवास, बी.एस. श्रीकंठैया। इसके अलावा अगर हम कर्नाड जी के काल में चलेंगे तो बी.वी. कारंत हैं, और पी. लंकेश हैं, कर्नाड स्वयं हैं, चंद्रशेखर कंबार हैं, चंद्रकांत पाटिल हैं, चतुरंग हैं, ये सारे बड़े नाटककारों में गिने जाते हैं। और एक दिलचस्प बात मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि कर्नाड केवल नाटककार ही नहीं, अभिनेता भी हैं, हम सब अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन इनके जीवन की शुरुआत में बताना चाहूंगी। बाकी जन्म और उनका बाकी विवरण तो आप हर जगह पढ़ सकते हैं कि कहाँ जन्म हुआ और कब हुआ और क्या पढ़ाई की, ये सब आपको बहुत विवरण मिलेगा, लेकिन कुछ ऐसे अनछुए विवरण मैं बताना चाहूंगी जो कहीं शायद नहीं मिलेगा। इनके पिताजी रघुनाथ कर्नाड ब्रिटिश शासन में, ब्रिटिश काल में इन्होंने मेडिसिन पढ़ा था, ये एक बहुत बड़ी बात थी। और उसके बाद
उन्होंने उनसे स्कॉलरशिप भी लिया था अंग्रेजी सरकार से, और वो पहली बार वो पूरे कर्नाटक में अगर कहा जाए मेडिसिन की पढ़ाई पढ़ करके उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया था। उस समय ही 30s 40s के आसपास ही समझ लीजिए वो नियुक्त हुए, डॉक्टर नियुक्त हुए अपनी पढ़ाई पूरी करके। और अगर मैं कर्नाड जी पर आती हूँ, 38 में उनका जन्म हुआ, और एक और उदाहरण प्रस्तुत किया। कर्नाड का व्यक्तित्व बनने में पिता का बहुत बड़ा इसमें हाथ है। जिस तरह से कर्नाड पौराणिक कथाओं को, जिसको आजकल हम मिथक कहते हैं, उन पौराणिक कथाओं पर उन्होंने सबसे ज्यादा नाटक लिखा है, और उनमें उनके उन कहानियों के द्वारा उन्होंने समाज, बदलते समाज के स्वरूप को हमारे सामने रखा, और उसमें तर्क दिया कि जो पहले था और जो अब में है वो क्या अंतर है, और क्यों इसे सही माना जाना चाहिए, क्यों हमें बदलाव की ओर आगे बढ़ना चाहिए। तो पिताजी ने 31 में, इनकी माँ का नाम था कृष्णाबाई और पिताजी थे रघुनाथ कृष्ण कर्नाड इनका नाम था, और उन्होंने एक विधवा से विवाह किया था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 30 के दशक में एक विधवा विवाह करना पूरे समाज को एक तरह से क्रोधित करना होता था, और परिवार ही नहीं समाज भी। तो ये एक क्रांतिकारी कदम था जो पिताजी ने उठाया था। फिर वहां से आगे बढ़ते हैं, कर्नाड जन्म लेते हैं, और विशेष रूप से कर्नाड का जो माथेरान गांव है, यह मुंबई और कर्नाटक के सीमांत पर है, सीमा पर है। तो वहां दो तरह की बोलियां हैं, एक तो कन्नड़ भी चलती है, ऊपर से कोंकणी चलती है। तुलु और कोंकणी दोनों भाषाएं आती। कूर्ग है पास में, जिस वजह से तुलु भी है और कोंकणी भी है, जो कि गोवा में भी कोंकणी बोली जाती है। तो उनके घर में विशेष रूप से जब वो धारवाड़ में रहे तो कन्नड़ बोलते रहे, जब वो वहां पर मूव करते रहे तो कोंकणी। तो इस तरह से कई भाषाएं उन्होंने अपने बाल्यकाल में ही सीख ली, जिससे उन्होंने कई तरह के लोगों के साथ बाद में भेंट करने का मौका मिला, और वो उस तरह से बड़े सहजता से लोगों से मिल पाते थे। तो क्या मैं उदाहरण बताना चाह रही थी आपको कि उनके नाटककार बनने के पीछे उनके अभिनेता के बनने के कदम पहले पड़ गए थे। वह यह था कि वे हाई स्कूल में थे। मैं आपको बताना चाहूंगी, हाई स्कूल में वे धारवाड़ के एक स्कूल में थे जहां उन्होंने पढ़ाई की थी। शिरसी एक जगह है वहां पर, और ये 1952 की बात है। उस कॉलेज का वार्षिकोत्सव था, स्कूल का वार्षिकोत्सव था, और 10th में थे, और उस दिन फैंसी ड्रेस कंपटीशन, यानी विभिन्न प्रकार के परिधान को पहनकर उसका डायलॉग बोलना था, ऐसा कुछ वहां पर आयोजित किया गया था, या ऐसा कुछ आयोजन था शायद। और ऐसा कहते हैं कि डॉक्टर वरदराज, जो कन्नड़ के उस समय के बड़े साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं, वो चीफ गेस्ट थे, और सारे लोग सभागार में बैठे हैं, सभा खचाखच भरी हुई है, और बिल्कुल दरवाजा हॉल का खुला हुआ है, और सब लोग एक के बाद एक प्रस्तुतियां देखे जा रहे हैं। अचानक देखते हैं कि कोई भिखारी आता है और एकदम से आगे बढ़ता है। लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, वो रुकता नहीं है, उसके आंसू बह रहे हैं, उसके शरीर के कपड़े फटे हुए हैं, और वो बार बार कुछ मांग रहा है, आधा बोल पा रहा है, आधा नहीं बोल पा रहा है। सब लोग बड़े द्रवित होते हैं, कहते हैं ये कहाँ से घुस आया यहाँ प्रोग्राम में। वो सीधे आगे चला जाता है वो भिखारी, और जहां वरदराज बैठे होते हैं उनसे मांगता है, उनसे नहीं मिलता तो सीधे वो स्टेज पे पहुंच जाता है, और स्टेज पर जाकर वो भीख मांगने लगता है। तो सारे लोग खड़े हो जाते हैं हॉल में, कहते ये कौन भिखारी आ गया, हटाओ इसको, ये प्रोग्राम में व्यवधान कर रहा है। तो उसके बाद वो सबको प्रणाम करते हैं और अपना परिचय देते हैं कि मैं गिरीश कर्नाड हूँ, और मैंने भिखारी के वेश में ये कंपटीशन प्रस्तुत किया है। तो लोग एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ऐसी जीवंत, एक छोटा सा रोल करना था उनको, एक छोटी सी वेशभूषा डालनी थी, और उसको इतना जीवंत इन्होंने किया। तो ये एक ऐसा उदाहरण है जो उनके पूरे जीवन को परिभाषित करता है कि वो आगे क्या बनने वाले हैं। ये वहां से, जैसे हम कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में, कुछ वैसा ही यहाँ पर हाई स्कूल लेवल पर ही, टीनेज किशोर अवस्था में ही दिख गई थी।
तो ये एक उदाहरण है जो बहुत बड़ा उदाहरण मैं मानूंगी कि उनके नाटककार बनने में, उनके अभिनेता बनने के पीछे के उदाहरण है। उसके बाद 54 का एक और आपको एक प्रसंग सुनाना चाहूंगी कि उस समय यहाँ पर कर्नाटक कॉलेज में गोपाल कृष्ण गोकाक बड़े कन्नड़ के बड़े लेखक हुए हैं और केंद्रीय साहित्य अकादमी के अध्यक्ष भी बने रहे 80s में, जैसा कि हम सब जानते हैं। और उन्होंने 54 में एक नाटक निर्देशित किया, खुद लिखा उन्होंने, युगांतर। 54 में, ये 52 की घटना थी, फैंसी ड्रेस कंपटीशन 54 में गोकाक जी ने, और उसमें इन्होंने भाग लिया और उन्होंने इसमें अभिनय किया। तो ये कुछ नाटक हैं जिसके द्वारा भी आगे आए। और एक और इनके क्यों मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ, तो क्या हम ये माने कि युगांतर से उनने पहली बार स्टेज पर पैर रखा? नहीं, युगांतर तो है ही, हाँ, युगांतर से पहली बार स्टेज पर रखा, उसमें छोटा सा रोल था, लेकिन इनको सबसे बड़ा रोल था कंबार जी के नाटक जो कुमार स्वामी से। इनको बड़ा, इन्होंने बेंगलोर में आकर के कॉलेज उन्होंने यूनिवर्सिटी से, कर्नाटक यूनिवर्सिटी से पूरा किया, करने के बाद ये आए और यहाँ बीच बीच में नाटक भी खेलते रहे। और अभी मैं आऊंगी उनके के जीवन पहला था और पहली नाटक थी, गोकाक जी के निर्देशन में इन्होंने भूमिका निभाई, उसमें भी किशोर की भूमिका इन्होंने निभाई। इसी बीच मैं एक बार और बताऊंगी, 62 तक जाने के पहले उनके जीवन के बारे में हम थोड़ा सा जान लें, तब हम उनके नाटक लिखने और उसके बाद उनके अभिनय के क्षेत्र की ओर आगे बढ़ेंगे। तो एक बड़ा दिलचस्प चीज और बताना चाहूंगी कि कर्नाड को आज हम नाटककार और अभिनेता निर्देशक के रूप में तो जानते हैं, लेकिन हम में से बहुत कम लोग ये जानते होंगे, जिन्होंने भी उनको बहुत इंटेंसिवली पढ़ा होगा, कि वो एक कवि बनना चाहते थे, वह भी अंग्रेजी के कवि, अंग्रेजी विषय के कवि वो बनना चाहते थे। और अगर मैं ये कहूं कि इन्होंने शुरू में जब ये हाई स्कूल और उसके बाद जब कॉलेज आए, तो उन्होंने बहुत सारी अंग्रेजी की कविताएं और कन्नड़ की कविताएं लिखी। कहते हैं कि करीब 400 पृष्ठ की नोटबुक में उन्होंने पूरी कविताएं उसमें लिख रखी थी, उन्होंने किसी को बताया नहीं था। लेकिन ये बाद में ये छपी, ये कविता अंग्रेजी की अनेक कविताएं ये बाद में छपी। ये जब वो 16-17 साल के थे तब से लिखना इन्होंने शुरू किया। और ये जितनी भी कविताएं थी ये इनको आगे बढ़ने में काफी मदद मिली, ऐसा कहते हैं। और ब्रोकन थॉट्स करके, कुछ बिखरे विचार करके उन्होंने कुछ लिखा। और एक दो उस समय की जो पत्रिकाएं कन्नड़ की आती थी या इंग्लिश की आती थी उसमें छपी हैं। डिटेल्स बहुत सारे हैं जो आपको पढ़ने को बाद में मिलेंगे, क्योंकि हर एक चीज अगर बताना चाहेंगे तो बहुत सारी चीजें पीछे छूट जाएंगी। 54 और 59 के बीच इन्होंने जो लिखी है कविताएं, अगर मैं ये कहूँ तो कन्नड़ और अंग्रेजी दोनों में इन्होंने कविताएं लिखी हैं। और इसमें जो है स्वप्न नाम से भी इन्होंने एक संकलन जैसा बनाया, लेकिन कहीं भी कंस्ट्रक्टिव ऐसा हमको संकलन के रूप में नहीं मिलता है, जैसे हम नाटकों का सारा हम किताब ले लेते हैं, पढ़ लेते हैं, उनके जीवनी में मिलता है, ऐसा मिलता नहीं है, क्योंकि ये बाहर उस रूप में नहीं आया। तो ये पहले कवि ही बनना चाह रहे थे और बाद में इस तरह नाटकों में हिस्सा लेना इन्होंने शुरू किया। और नाटक में हिस्सा लेते लेते मैं आपको बताऊं, ये 54 के बाद गोकाक जी के संबंध के बाद ये बहुत सीरियस है युगांतर में। और उसके बाद ये जुड़े बादल सरकार के एक नाटक को इन्होंने किया 69 में, जबकि 61 में इनकी जो है पहली पुस्तक आई ययाति। 69 में इन्होंने बादल सरकार की एक नाटक एवं इंद्रजीत, उसमें भी इन्होंने किया, अनुवाद भी किया इन्होंने। और ये नाटक इन्होंने मद्रास प्लेयर्स नाम की एक कंपनी हुआ करती थी मद्रास में, और उसमें इन्होंने बहुत सारे नाटकों में निर्देशन भी दिया है और नाटक भी किया है। तो ये इनके अर्ली नाटकों के बारे में बता रही हूँ, अभिनय के बारे में
रही हूँ, अभिनय के साथ साथ निर्देशन आ गया, निर्देशन के साथ साथ लेखन आ गया। तो यानी एक के पीछे एक कारण बनता गया इनके चुनने का। और वैसे भी एक अभिनेता जब किसी नाटक में कार्य करता है, अभिनय करता है, तो वह संवाद, पटकथा के पूरे तकनीक को अच्छी तरह समझ पाता है, पूरे स्टेज के तकनीक को बहुत अच्छी तरह समझ पाता है कि, और उसके संदेश को समझ पाता है, और लोगों तक पहुंचने की का एक जो सशक्त जो जरिया है वो समझ पाता है। तो लेखक अगर वो बन जाता है तो वो कितना बड़ा कमाल करता है, ये देखिए आप। और ये 2-3 चीजों में जब निपुण होता है व्यक्ति और लेखन में जब आता है, तो वो ऐसे नाटक लिखता है जहां उसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिलने लगती है। तो अब मैं आऊंगी उनके, मैं कहूंगी कि उनके पहला जो उनका नाटक था ययाति, जो 61 में प्रकाशित हुआ, ययाति जो है। और मैं एक लाइन से पहले नाम बता देती हूँ कब कब किया, और उसके बाद उन नाटकों पर और उसकी वैचारिकता पर आपको बताऊंगी। उसके बाद आया 64 में तुगलक। आपको ये बताना चाहूंगी मैं कि 71 में हैवदन आया। हैवदन और ययाति, ये 2 ऐसे नाटक थे जिन्होंने लोक मन के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव डाला। खासकर हम अगर कहें कि रूरल एरिया, जो हमारा गांव का परिवेश है, जो हमारा शहर से दूर का परिवेश है, उन पर, वहां के युवाओं पर इसने बहुत गहरा प्रभाव डाला। उसके बाद नागमंडल 89 में आया, 90 में तलेदंड। ये सारे आपको आपके पास भी ये विकिपीडिया वगैरह में भी मिल जाएंगे। मानिषाद आया 63 में, 61 में ययाति, 63 में मानिषाद आया, और उसके बाद इनकी आई 71 में। बीच में एक थोड़ा गैप आया, धारवाड़ में ही थे, बैठ के केवल अध्ययन करते रहते थे, मैं बताऊंगी, मैं उस पर भी आऊंगी। फिर उसके बाद 80 में हिट्टिन हुंजा आटे का कुक्कुट इस नाम से आया। फिर अग्नि मत्तु मणि, ये 90s के बाद के हैं, ये बाद के हैं। और टीपू सुल्तान तो 97 में आया है। और अंजु मल्लिगे 77, अंजु मल्लिगे और पहले, जिसमें उन्होंने बहुत ही अभिनव प्रयोग किया है हमारे पौराणिक कथा का, और आदिवासियों के जीवन की जो सच्चाई है उसको सामने रख के उन्होंने कहा ऐसा क्यों हो सकता है, भाई और बहन के रिश्ते को स्त्री और पुरुष के रिश्ते के रूप में उन्होंने देखने की कोशिश की है, और लोगों को एक नया प्रयोगात्मक संबंध का एक प्रयोगात्मक पक्ष लोगों के सामने रखा। ये तो इनके ये नाटक थे। अब मैं बताऊंगी उनकी वैचारिकता पर कि वो किस किस से प्रभावित थे। एक तो जब वो बचपन में पिताजी के साथ जाया करते थे नाटक देखने, तो विशेष रूप से यक्षगान, और यक्षगान में जो लोक नृत्य शैली पर नाटक हुआ करते थे, उसमें विशेष रूप से महाभारत की कहानियां हुआ करती थी। और जैसे कीचक की कहानी हुई, या फिर कर्ण की कहानी हुई, या फिर एकलव्य की कहानी हुई, ये सारी कहानियां ये देखा करते थे। तो एक तो पौराणिक कथाओं का जो संस्कार इनको मिलना था वो बहुत बचपन में मिला हुआ था, उन्होंने देखा था ये सारी चीजें हो रही हैं। अच्छा, यहाँ एक विशेष बात बताना चाहूंगी। आमतौर पे जब हम ये पौराणिक साहित्य पढ़ते हैं तो इन साहित्य में ये जितने भी पात्र होते हैं, चाहे वो एकलव्य हो, द्रोणाचार्य हो, या फिर कर्ण हो, या फिर अश्वत्थामा हो, या ये सारे जो पात्र हैं, उनमें कहा जाता है कि ये चूंकि इन्होंने ये कर्म किया, इसका ये परिणाम निकला, इसलिए इन्होंने इसको भुगता, या ये कार्य ऐसा है इसलिए इनकी प्रशंसा की जा रही है। एक ऐसा निष्कर्ष उसमें दिखाया जाता है इन कहानियों में, या इन पात्रों के चरित्र में ऐसी कहानी, ऐसा एक अंत, एक परिणाम, एक प्रतिफल उभर के दिखाया जाता है। आप देखिएगा, उन्होंने इन्हीं पौराणिक कथाओं का उपयोग करके बिल्कुल उल्टा ही प्रतिफल दिखाया कि देखो अब समाज कैसा है, और तुमने जो वहां सोचा था वो कितना विपरीत है, कि किस तरह से तुम सोच सकते हो और अलग ढंग से कैसे तुम सोच सकते हो। ये वैचारिकता उन्होंने सामने रखी, और इसके पीछे कारण था बहुत सारे पाश्चात्य
नाटककार जिन्होंने इनको प्रभावित किया है। विशेष रूप से शेक्सपियर की जो किताब इनको प्रभावित कर पाई है वो है ट्वेल्थ नाइट, उससे ये बहुत प्रभावित हुए। इसके अलावा बर्नार्ड शॉ की जो है वो उनकी एक किताब है डेस्टिनी, मैन ऑफ डेस्टिनी, उसने इनको बहुत प्रभावित किया। फिर डेविड लीन का निर्देशित एक फिल्म है, एक नाटक है द ब्रिज, उससे ये बहुत प्रभावित हुए, जिसके कारण ये जो गैप था बीच में 64 के बाद 71 तक, ये इन्होंने पूरी तरह पाश्चात्य, और उस समय ये बाहर भी गए और अमेरिका में इन्होंने करीब 16 वर्ष तक निवास किया, वहां से भी लिखते रहे, वो वहां से भी लिखते रहे, लेकिन उन्होंने विशेष रूप से इनको पढ़ा जिन्होंने समाज के बदलते रुख को बहुत पहले समझ लिया था। पाश्चात्य नाटककारों ने, साहित्यकारों ने, या दार्शनिककार कहिए, सिद्धांतकार कहिए, उनको हम बार बार आजकल कोट करते हैं, आज हम अपने साहित्य में कोट करते हैं, अपने विज्ञान में कोट करते हैं, इसलिए कि उन्होंने बदलते समय के रुख को बहुत पहले से पहचाना और उसको एक मनोवैज्ञानिक एक पक्ष को सामने रखा कि ये समय आ रहा है, यहाँ हमें इस रूप से देखना पड़ेगा। हो सकता है इसमें कहीं विसंगतियां भी हैं, बहुत सारे इसमें बुराइयां भी हैं, या हो सकता है बहुत सारे इसमें ब्लैक शेड्स हैं, लेकिन इन्हें समझना होगा क्योंकि ये सच्चाई है। तो विशेष रूप से इनसे ये बहुत प्रभावित रही। इसके अलावा अल्बेर कैमू तो है ही, और बहुत बड़े नाटक के रूप में अगर हम देखें तो इब्सन की जो यथार्थवादी थिएटर थी, उससे वे बहुत प्रभावित रहे। तो ये सारे, ये 4-5 लोग ऐसे थे जिनसे कर्नाड बहुत प्रभावित रहे। लेकिन इनके इस वैचारिकता में एक चीज जरूर और समावेश था। मैं पंत की 2 लाइन यहाँ कोट करना चाहूंगी, उसमें जोड़ूंगी कि चाहिए विश्व को आज भाव का नवोन्मेष, मानव उर्मे फिर मानवता का हो प्रवेश। तो ये जो मानवीयता है, ये जो संवेदनशीलता है, उसको प्राप्त करने की जो छटपटाहट है, वो एक लेखक, एक अभिनेता कैसे अभिव्यक्त करता है, ये हम कर्नाड के इन नाटकों में देख पाते हैं। अगर मैं एक उदाहरण के रूप में इनका नाटक अगर मैं लूं तो ययाति अगर देखिएगा आप, सबसे पहला नाटक ययाति आप देखिए, इसमें पौराणिक घटना इन्होंने ली है, स्त्री पुरुष के संबंध को ही कथ्य बनाया है इन्होंने इसमें, और उनके बीच के दैहिक संबंध को इन्होंने उभारा है, और तीसरे आदमी को जगह दी है इन्होंने। ये वर्ष है 1961, और इस समय भारत का मुझे लगता है कम से कम जो समाज का जो एक समझ रही होगी उस समय, शायद तीसरे पुरुष की कल्पना वहां नहीं रही होगी। एक पति पत्नी के संबंध के निर्वहन में तीसरा पुरुष भी हो सकता है, ये सच्चाई शायद दूर दूर तक नहीं रही होगी, लेकिन इस नाटक के द्वारा उन्होंने पौराणिक कथा का सहारा लेकर के सामने रखा कि देखो, ये अदम्य इच्छाएं या किसी कारणवश अगर इस तरह के अभिव्यक्ति होती है तो उसे स्वीकार किया जाना चाहिए। तो ऐसा बोल्ड, मुझे लगता है ऐसा बोल्ड राइटिंग शायद पहली बार कन्नड़ साहित्य में भी आया और भारतीय नाटकों में भी देखने को मिला। इसीलिए ग्लोबली ये इतने प्रचलित हो पाए, क्योंकि ये जो कुछ भी कहना चाह रहे थे बड़ी बेबाकी से, बड़े स्वतंत्र रूप से, उन्मुक्त रूप से अभिव्यक्त करने के पक्षधर थे। हाँ, बहुत सारे लोग विरोधी भी थे, बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आता है कि हम बदलते समय को बहुत मुखर होकर कहें, बदलते समय के नब्ज को हम बहुत तेजी से बढ़कर पकड़ लें। ये साहित्य में या गीत में या किसी भी प्रकार की कला में बहुत जल्दी लोग एक्सेप्ट। हाँ, ये जो कला साधक होते हैं, साहित्य, संगीत, कला के जो साधक होते हैं, ये पकड़कर ये अभिव्यक्त तो कर देते हैं, लेकिन समाज को उसे लेने में, उसे ग्रहण करने में थोड़ा समय लगता है। तो वैसा ही कुछ यहाँ भी हुआ, यहाँ भी खेला गया।
लोगों ने लिया, लेकिन बहुत बाद में 80s के बाद जा करके पूर्ण रूप से मुझे लगता है कि उनके नाटकों को बहुत ही रुचि के साथ और बदलाव, जब ये ग्लोबलाइजेशन हमारे द्वार पर खड़ा था 90 का लेट 80s और अर्ली 90s का जो समय है, ये जो भूमंडलीकरण हमारे द्वार पर खड़ा और मुक्त अर्थव्यवस्था का द्वार खुला और कितने सारे अभिव्यक्तियां बाहर निकली, जैसे कैद से कोई बाहर आ जाता है, बहुत सारे कैदी बाहर निकल पड़ते हैं, कुछ वैसी अभिव्यक्तियां निकलकर बाहर आने लग गई उस दौर की, पिछले दौर की, और उसके बाद के उसका जो एक इफेक्ट था उस दौर की भी, तब इनको बहुत ज्यादा पढ़ा और देखा जाने लगा थिएटर के रूप में। बहुत तेजी से थिएटर होने लगी 80s में, आप अगर देखिएगा तो इनके नाटकों पर इनको बहुत गंभीरता से लिया जाने लगा और बहुत सारे पुरस्कार तो इन्हें मिले ही और इन्हें स्वीकृति भी मिलती चली गई। तो ये तो इनके पहले नाटक के बारे में मैंने आपको बताया। ययाति का एक उत्तर की ओर कैसे फैला उसका एक प्रसंग यहाँ बताना चाहूंगी। ययाति 61 में आई और 66 में मैं कहूंगी तब तक इसे मंचित नहीं किया गया था, नहीं कर पाया गया था तब तक, क्योंकि ये बोल्ड स्टोरी थी और इसको कैसे करेंगे, ये एक बड़ा इसके पीछे था। जबकि थिएटर हो रहे थे, तमाम तरह की लोक नाट्य शैली में भी हो रहे थे, जैसा कि मैंने पुट्ट सोमैया जी का भी नाम लिया और दूसरे लोगों का भी नाम लिया मैंने, हो रहे थे। लेकिन इस विषय पर करना एक बड़ा कह सकते हैं भगीरथ 66 में कन्नड़ में ये मंचित हुआ और कारंत, शिवराम कारंत तो आलोचक हैं, बीवी कारंत निर्देशक है। कारंत 2 है तो थोड़ा सा इस पर भी हमें ध्यान देना होगा। तो बीवी कारंत एक बड़े रंग निर्देशक और इनसे थोड़े सीनियर रहे और उनकी अपनी भी लेखन बहुत ही नायाब है और बहुत महत्वपूर्ण लेखन उन्होंने भी कन्नड़ के नाटकों में किया है, नाटक साहित्य में किया है। तो उनके ऊपर चर्चा फिर कभी करेंगे, लेकिन उनका साथ नाटक लेखन में कर्नाड के लिए बहुत बड़ा एक पाथेय बना, मैं कहूंगी एक रास्ते का साथी बना कारंत जी का साथ। और आपको मालूम ही होगा कि कारंत जी ने उनके अधिकाधिक नाटकों का अनुवाद भी किया है और निर्देशित भी किया है उनके नाटकों को। तो मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि उस 66 के कन्नड़ के मंचन में शिवराम कारंत साथ में थे। इसके अलावा बाहर उत्तर की ओर मैं बताऊं तो सत्येंद्र दुबे जी का इंडियन नेशनल थिएटर था उस समय। सत्येंद्र दुबे जी वरिष्ठ रंग निर्देशक नाटककार जिन्हें हम पढ़ते हैं और पढ़ते रहे हैं, उन्होंने 67 में ययाति का निर्देशन किया और मंचन उपलब्ध कराया। तो ये इनकी शुरुआत हुई नाटकों के मंचन की 61 से 66 में, 67 में जाकर मंचन शुरू हुआ। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता ही चला गया, जो कि आज हम मैं तो छत्तीसगढ़ के एक वहां के रंगमंच की एक ग्रुप से बात कर रही थी, तो उन्होंने बताया कि तुगलक, नागमंडल और है वदन, ये 3 ऐसे नाटक हैं जो हमने 80 के आसपास खूब खेले। तो छत्तीसगढ़ इतनी सुदूर और उस समय और उसी समय उन लोगों ने प्रेरणा लेकर खेला है, तो समझिए कि इन नाटकों में समाज की कितनी सच्चाई को कितने बेबाक ढंग से रखा गया होगा और इसे अभिव्यक्त करने के पीछे क्या उद्देश्य रहा होगा, ये हम सब आज समझ सकते हैं। एक परिभाषा यहाँ कोट करना चाहूंगी जो कि गिरीश के संबंध में है कि निकोल हुए हैं एक बड़े नाटककार, विदेशी नाटककार। वो कहते हैं कि ड्रामा इज अ कॉपी ऑफ लाइफ, अ मिरर ऑफ कस्टम, अ फ्रीडम ऑफ ट्रूथ, वो कहते हैं। और यही बात है। हाँ, सच में नाटक जो है वो जीवन का ही एक प्रतिकृति है। हम जीवन को ही एक फिर से एक बार जीते हुए वहां दिखाते हैं। ये जीवन क्यों सफल हुआ, क्यों असफल हुआ, इसी का वहां चित्र हम उन नाटकों में देखते हैं। तो यही बात कर्नाड जी के इन नाटकों में दिखाई देती है।
इसके अलावा मैं ये बताना चाहूंगी कि ये तो नाटक लेखन हुआ, अभिनय का रूप हुआ, इन्होंने रंगमंच की तकनीकी में भी सिद्धहस्तता थी। और चूंकि ये अभिनेता भी थे, पटकथा भी इन्होंने लिखी है, नाटक तो लिखे ही हैं, तो इन तीनों में जब ये इतने प्रवीण थे, एक्सपर्ट थे, विशेषज्ञ थे, तो इन्होंने थिएटर को आगे बढ़ाने में, उसके तकनीकी विकास में इन्होंने बहुत लोगों को योगदान दिया है, बहुत लोगों को आगे बढ़ाया है, लोगों को प्रोत्साहित किया है। जैसे कि भाषा की नव्यता हो, जो पटकथा लिखी जाए इन नाटकों की मंचित करने के लिए, तो उसमें ऐसी भाषा का प्रयोग हो, ऐसे भाषा का प्रयोग हो जिससे ग्राह्य हो सके, समय के समकालीन जो प्रजा है, यानी जो ऑडियंस है, जो दर्शक है,